हेलो फ्रेंड्स। सीरीज का नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, एक प्रेरणा को लेकर भी, और जो मकसद है कि वॉट एवर इज रिटन इन इंग्लिश हम उसको कैसे समझें। तो चलते हैं। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अ बर्ड इन द हैंड ऑफ अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। कहते आपके हाथ में एक पक्षी है वो ज़्यादा अच्छी बात है बजाय कि एक झाड़ी में दो पक्षी हैं। मतलब कहते हैं कि पूरी रोटी से आधी रोटी अच्छी। कहने का सार ये है ना, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि हम पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी छोड़ देते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो अभी हमारे पास है वो सफिशिएंट है। उससे आगे पहले जो आपके हाथ में आधी रोटी, उसे तो आप उससे संतुष्ट होइए। पूरी रोटी के चक्कर के अंदर आधी भी जाएगी। तो ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। पैराग्राफ देखिए। देयर इज एन ओल्ड सेइंग। अब यहाँ इज आ रहा है, तो जिस टॉपिक को मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, मेरे फुल कोर्स में जो टॉपिक है टेंसेस के अलावा, जिसको मैंने नाम दिया सेंटेंस विदाउट टेंस, राइट। मेरा अपना दिया हुआ नाम है समझाने के लिए। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमें ना तो टेंस के नाम बोलने होते हैं, ना और कुछ बोलना होता है, हमें तो सेंटेंस बोलने होते हैं। और सेंटेंस मतलब बोलने होते हैं, और सेंटेंस बनाने आना चाहिए। उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी आनी चाहिए, गोन स्पीकिंग। तो ये कहता है कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। अब देखो, ये विदाउट टेंस में जा रहा है। एन आर्टिकल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा है। लेकिन ये दिमाग में मत बैठा लेना कि हमेशा ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसमें वॉवेल का साउंड आ रहा है इन द बिगनिंग, शुरू में, उसका एक एन लगे, ये भूल मत करना। यूट्यूब पे मेरा पूरा टॉपिक है आर्टिकल। आप उसे देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल आर्टिकल है क्या। क्या ये कहना उचित है कि अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है और उसका जो उच्चारण है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है तो उसके आगे एन लगा दीजिए, और अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए लगा दीजिए, और नदी नाले झील सागर तारे ग्रह उपग्रह ये आ जाए तो द लगा दीजिए। ये कहीं भी कहना इस उचित नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली सेंसलेस टू से कि एन आर्टिकल वहाँ लगता है जहाँ वॉवेल का साउंड आता है, जहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वहाँ पे ए आता है, और नदी नाले झील सागर मतलब जो है इनके पहले दी लगता है, नहीं। ठीक है, तो वो टॉपिक जो मेरा आर्टिकल है यूट्यूब पे पूरा है, उसे आप समझेंगे, आपको 101% समझ में आएगा कि एक्चुअल आर्टिकल कैसे, बोला आर्टिकल है क्या। और जब कभी भी हम भाषा बोलने लिखें या फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब भरें, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आर्टिकल पूछे जाएं, तो आपको आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है। तो यू गो टू दैट वीडियो ऑफ आर्टिकल, पूरा आर्टिकल है, और उसको आप समझें, आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। खैर, तो यहाँ इज आ रहा है विदाउट टेंस को लेके, क्योंकि ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब नहीं होता उसको मैंने नाम दिया विदाउट टेंस। तो देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट मनी अवे फ्रॉम पर्स। कहता है पैसा जो पर्स में नहीं है, आपके पास पर्स है लेकिन उसमें पैसा नहीं, घर पे हो भले ही। एंड नॉलेज कंटेंट इन बुक्स आर यूजलेस फॉर सडन यूज। देखिए क्या कहता है, देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट मनी अवे फ्रॉम द पर्स। पैसा अगर पर्स में नहीं है, एंड नॉलेज कंटेंट इन द बुक्स, और जो ज्ञान है वो किताबों में है, आपके पास नहीं है, आर यूजलेस फॉर सडन यूज। कभी अचानक जरूरत पड़ गई तो वो पर्स आपके काम नहीं आएगा, और उस बुक में लिखी हुई नॉलेज आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है और पर्स में पैसे नहीं है। क्लियर? दे मस्ट बी इन आवर पोजेशन। कहता है पैसा जो है आपके पर्स में होना चाहिए, और किताब की जो नॉलेज है वो यहाँ होनी चाहिए, है ना। दे मस्ट बी, अब यह मस्ट का वाला चाहिए, बी वाला होना, करेक्ट। बी का मतलब होना या बनना होता है। तो दे मस्ट बी इन आवर पोजीशन, वो हमारे पास होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब है अपना उस पर अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार कब होगा? जब पर्स में पैसा होगा। जब आप बाजार में हैं, पर्स में पैसा है, तो उस पैसे पर आपका पोजीशन है, राइट है कि नहीं? मतलब कब्जा है उस
तो दे मस्ट बी इन आवर पोजीशन, दे मस्ट बी, ये फिर मतलब जो इसमें मस्ट का मतलब चाहिए, ये विदाउट टेंस में रखा है मैंने इसको, और इसके साथ बी लग रहा है, होना और बनने के लिए बी का यूज़ किया जाता है। तो वो दोनों चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, पर्स में पैसा होना चाहिए और किताब का नॉलेज यहाँ होना चाहिए। इन द सेम वे ए बर्ड कॉट अलाइव बाय ए हंटर, कहता है कि इसी तरह इन द सेम वे ए बर्ड कॉट अलाइव बाय ए हंटर, कोई शिकारी है उसने एक पक्षी जिंदा पकड़ा, इज मच बेटर देन टू टू बी शॉट डेड इन द बुश। एक झाड़ी पे उसने 2 पक्षी मारे और वहीं अटक गए, उससे बढ़िया है कि एक पक्षी उसके हाथ में था, उसे संतुष्टि रखनी है, यानी पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी नहीं गंवानी है। क्लियर? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इन द सेम वे अ बर्ड कॉट अलाइव बाय अ हंटर, एक हंटर ने जिंदा पक्षी पकड़ लिया, इज मच बेटर देन द टू बी शॉट डेड इन द बुश। झाड़ी में जो है उनको मार दिया लेकिन वो वहीं रह गए, उसके हाथ में तो आए नहीं। तो जो हाथ में उसकी परवाह करनी है, विच इज नॉट इन आवर पोजीशन, सॉरी, है ना, डेड इन बुश। देर इज नो श्योरिटी ऑफ गेटिंग अ थिंग विच इज नॉट इन आवर पोजीशन प्रेजेंटली। कहता है देर इज नो श्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है। ये फिर विदाउट टेंस का सेंटेंस है। आप कहेंगे सर इज आ रहा है, आईएनजी तो आ ही नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं इज आ गया तो आईएनजी आना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड के अंदर इज एम आर वी प्लस आईएनजी भर दिया जाता है और वो निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सब कुछ क्लीन करके नए सिरे से अगर हम शुरू करें तो मंजिल बहुत जल्दी मिल सकती है। ठीक, तो देर इज नो श्योरिटी, कहता कोई श्योरिटी नहीं ऑफ गेटिंग थिंग, कि आपको वो चीज़ मिल जाए, विच इज़ नॉट इन आवर पोजीशन प्रेजेंटली। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं अभी, वो आपको मिल जाए संभव ही नहीं है। लेकिन जेब में पैसा है, मिली हुई है। आपके पास बुक की नॉलेज यहाँ है, मिली हुई है, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये यही कहना चाह रहा है कि देर इज नो श्योरिटी ऑफ गेटिंग अ थिंग विच इज़ नॉट इन आवर पोजीशन प्रेजेंटली। इस समय जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास नहीं है। ठीक, हेंस, इसलिए वी शुड ऑलवेज प्रीफर एन ऑर्डिनरी थिंग। ये कहता है इसलिए जो भी ऑर्डिनरी चीज आपके सामने है उसे स्वीकार कर लो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज के चक्कर में ना पड़ो, उसे ढूंढोगे तो वो ऑर्डिनरी भी चली आएगी। इसको यूं कह दीजिए कि जैसे कुछ मान लो आप खरीदने गए और आपको पसंद नहीं आ रही, आपने कहा चलो नेक्स्ट दुकान पे चलते हैं, राइट, और पिछली दुकान पे वो पीस एक ही था। जब तक आप मान लीजिए नेक्स्ट पे गए वहाँ भी नहीं मिली, वापस आए तो मालूम पड़ा वो पीस भी गया, तो पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी गई। तो कहना ये चाह रहा है कि हैंस वी शुड ऑलवेज प्रीफर, हमें देखो शुड आ रहा है, चाहिए की आवाज आएगी, तो वी शुड ऑलवेज प्रीफर एन ऑर्डिनरी थिंग विच इज इजीली अवेलेबल। कहता है जो ऑर्डिनरी चीज है जो अवेलेबल है उसको ले लो आप, अवेलेबल टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है उसको पाने के चक्कर में नहीं जा करके ऑर्डिनरी चीज है उसे आप ले लीजिए, विच में और मे नॉट बी अवेलेबल। जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज के चक्कर में आप घूम रहे हैं हो सकता है मिले ही नहीं, और लौट के देखा तो जो ऑर्डिनरी चीज थी वो भी गई। तो कुल मिला के सार ये है कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। यानी जो आपके पास आज है उसकी वैल्यू को समझो, ठीक है, उससे ज़्यादा पाने की वैल्यू के चक्कर के अंदर जो आज है उसे भी खो बैठो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है इंस्पिरेशनल भी हैं, और मेरा जो मकसद है इन पैराग्राफ की हिंदी बताने का वो ये है कि एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कैसे हम अटेम्प्ट करें, उसको हम कैसे क्लियर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कभी संभव नहीं होगा जब तक आपके जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि आपको हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी रिच होनी चाहिए, प्रॉपर यूज़ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जहाँ आर्टिकल लगना है वहाँ आर्टिकल लगे, जहाँ एल वाई लगना है वहाँ एल वाई लगे ना। अब श्योर और श्योरिटी दो शब्द है ना, है? ये कॉट आ रहा है, बर्ड कॉट। अब यहाँ जो कॉट है ये थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है ये। जनरल आदमी से कहेगा कि ये थर्ड फॉर्म है, नो। एक इसकी हिंदी करिए आप देखो,
इन द सेम वे अ बर्ड कॉट अलाइव, पकड़ा हुआ, जिंदा पकड़ा हुआ। जब थर्ड फॉर्म की हिंदी करोगे और वहाँ हुआ, हुई, ये 3 आवाज़ें आएंगी, उस समय वो दिखने में थर्ड फॉर्म है पर वो शब्द थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्चुअली दैट इज एडजेक्टिव, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ड टू वर्ड अगर आपको जाना है तो फिर आप फुल कोर्स की तरफ जाएं और एक बार अच्छा सा मतलब समय निकाल कर, मन बनाकर और इंग्लिश से छुटकारा पाएं।